हे एवरीवन, आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट। ठीक है, और इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे हेमेटोलॉजिकल टेस्ट। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हेमेटोलॉजिकल से। ठीक है, अब देखो हेमेटोलॉजी अगर हम देखेंगे तो क्या हो गया, हेमेटोलॉजी मतलब हो गया देखो हीम। हीम किस में होता है? हीमोग्लोबिन। एच भी सुना होगा ना सबने। हीमोग्लोबिन होता किसके अंदर है? ब्लड के अंदर होता है। लॉजी मीन्स होता है स्टडी करना। तो हम क्या कर रहे हैं, ये ब्लड में जो भी चीज़ है ना उसकी स्टडी कर रहे हैं। अब हमने आगे लगा दिया है, इसमें क्या लिख दिया? टेस्ट। तो हम टेस्ट में क्या करेंगे, ब्लड के अंदर क्या चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों का टेस्ट करेंगे, और हम क्लिनिकल पर्पज से कर रहे हैं तो उनके मतलब कम या ज़्यादा होने की वजह से क्या डिजीज़ या क्या फिर एडवांटेज और डिसएडवांटेज, हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आगे इतना समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब देखो हम सबसे पहले, अब हमने एचवी की बात करी थी तो सबसे पहले हम क्या देख लेंगे, हम यहाँ पे देख लेते हैं एचवी की वैल्यूज़ देख लेते हैं। ठीक है, क्या है ब्लड के अंदर। देखो ब्लड में बहुत सारी चीज़ें हैं, सीरम हो गया, एचबी हो गया, रेड ब्लड सेल्स हो गया, ठीक है, प्लेटलेट्स हो गए, डब्ल्यूबीसीज होगी। हम ये सारी चीज़ें अभी इसमें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एचबी देखेंगे। ठीक है, एचबी क्या हो गया? हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब ये क्या है, ये ना एक रेड कलर का पिगमेंट होता है, रेड कलर पिगमेंट। अब ये खुद रेड कलर का है तो ये मतलब ब्लड को भी रेड बना रहा है। तो इसका काम क्या है? ब्लड को रेड बनाता है। ठीक है, इसके पास क्या होता है? ग्लोबिन नाम की प्रोटीन होती है। ठीक है, वो कितनी होती है? 96% ग्लोबिन नाम की प्रोटीन होती है इसके पास। ठीक है, और दूसरी होती है हीम नाम की प्रोटीन। ठीक है, मतलब कि एक टाइप का मतलब पिगमेंट। ठीक है, पिगमेंट जो कि क्या होता है? हीम। हीम होता है हमारा आयरन पिगमेंट होता है। ठीक है, तो ये होता है, ये काफ़ी थोड़ा कम क्वांटिटी में होता है, 4%। अगर इससे कम होएगा ना तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ठीक है, तो एच मतलब हीमोग्लोबिन की वैल्यू कम हो जाएगी। अब हम देखेंगे, और हाँ, अगर हम इसको कंसंट्रेशन, हम इसकी जैसे भी हमको मतलब एक्सप्रेस करनी है इसकी कंसंट्रेशन, तो हम देखते हैं ग्राम परसेंटेज में। कैसी? ग्राम परसेंटेज में। कभी आप ब्लड रिपोर्ट देखोगे ना तो उसमें एचवी की वैल्यू आपको ग्राम परसेंटेज में दिखाई देगी। तो अभी हम देखने वाले हैं कि नॉर्मल रेंज मेल में, फीमेल में और इन्फेंट में कितनी कितनी होती है। अगर हम मेल की बात करें ना तो आपको अगर हीमोग्लोबिन देखना है, आप कभी ब्लड रिपोर्ट में देखेंगे तो मतलब मेल में ना देखो 15.5 ग्राम परसेंट इज़ नॉर्मल। ठीक है, इतना है, कोई बात नहीं है। बट अगर इससे मतलब थोड़ा बहुत इससे अगर आपको 12.5 हो रहा है, 13.5 हो रहा है, ये भी नॉर्मल है। अगर 16.5 हो रहा है, 17.5 हो रहा है तो ये भी नॉर्मल, तो प्लस माइनस 2.5 हो सकता है। ठीक है, इतना हो गया मेल के लिए। अभी हम देखेंगे फीमेल के लिए, तो ये जगह जगह नहीं बची यहाँ पे, इसको क्लियर कर देते हैं। अब देखो हम बात करें, हमने देखो मेल में कितना निकाला था। अभी मेल में हमने बताया था नॉर्मल रेंज होती है 15.5, इससे प्लस माइनस हो सकता है। ठीक है, और हमने किस में देखेंगे? हम ग्राम परसेंट में देखेंगे इसकी वैल्यू। फीमेल की बात करेंगे। ठीक है, तो देखो फीमेल में हो सकता है 14.0 मतलब 14%, और इसमें प्लस माइनस 2.5, इसमें भी सेम ही है। ठीक है, इन्फेंट की बात करेंगे तो इन्फेंट में भाई ब्लड ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो इन्फेंट में आपको मिलेगा 16.5, बट इससे थोड़ा बहुत मिनिमाइज और मैक्सिमाइज हो सकता है। समझ में आ गया? और किस में ले रहे हैं हम? ग्राम परसेंट में ले रहे हैं। तो इतना हो गया, ये वैल्यू नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर ब्लड रिपोर्ट देखोगे ना तो इसी के बेसिस पे हम देखते हैं कम ज़्यादा कितना है। बट आजकल तो ब्लड रिपोर्ट्स में ये वैल्यू दे रखी होती है कि कितना नॉर्मल है और आपकी बॉडी में कितना है। ठीक है, अब देखो, अब मान लो कि हीमोग्लोबिन की वैल्यू जो हमने रेंज देखी है उनसे अगर कम है, तो कम होने पे क्या होता है? एच बी अगर कम जा रहा है तो इसका मतलब क्या है? एक तो हम नॉर्मल लैंग्वेज में खून की कमी हो रही है, तो खून की कमी को अगर हम इंग्लिश में बोलें या फिर बायोलॉजिकल लैंग्वेज में बोलें तो इसे हम बोलते हैं एनीमिया। तो क्या हो जाएगा? एनीमिया, एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, कम होने पे, या फिर ल्यूकेमिया भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी बीमारियां हैं जो कि ये सब की कम होने की वजह से हो सकती हैं। अब फीमेल और मेल में ये सब वेरी करेंगे कि कितना कितना कम हो सकता है। ठीक है, तो एनीमिया हो सकती है, और क्या हो सकता है? ल्यूकेमिया। ठीक है, ये सारे फिर कैंसर। ठीक है, ये उसमें आ गई, समझ में आ गया। और अगर मान लो वैल्यू इंक्रीज हो गई, अब मान लो कोई चीज़, अब हमने खाना कम खाया तो भी प्रॉब्लम है, खाना ज़्यादा खा लिया तो भी प्रॉब्लमेटिक तो होगा। तो अब एच बी अगर यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो भी डिजीज़ हो रही है। अगर एच बी इंक्रीज हो रहा है तो आपको हो सकता है डिहाइड्रेशन हो जाएगी। ठीक है,
और या फिर यहाँ पे एक बीमारी बन जाती है जिसको हम बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया, ठीक है, ये भी एक टाइप का कैंसर है। क्या बोलेंगे इसको हम? पॉलीसाइथेमिया, ठीक है। तो ये एचबी इंक्रीज होने से हुआ, समझ में आ गया। अब हम नंबर 2 देखेंगे। हमने यहाँ पे एचबी की वैल्यू देख ली, ठीक है। एचबी मतलब इसमें क्या, सिर्फ हम एक आयरन, इसीलिए हम बोलते हैं कि आयरन लो ज़्यादा, मतलब आयरन की टैबलेट्स लो तो एचबी इंक्रीज होएगा, ये सारा होगा, ठीक है। अगर हम आयरन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खा लेंगे तो इंक्रीज हो जाएगा और बीमारियाँ बनेंगी, सॉरी। अब देखो यहाँ पे, अब हम पढ़ेंगे हम रेड ब्लड सेल्स, जो कि हम ब्लड पढ़ रहे हैं तो रेड ब्लड सेल्स तो सबसे ज़्यादा अमाउंट में होती है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम? आरबीसीज, ओके। अब देखो, अब ये कैसी होती हैं? रेड कलर की होती हैं, अभी हम पीछे पढ़ लें, ठीक है। और रेड कलर की होती क्यों है? क्योंकि इसके पास क्या होता है? एच बी होता है, सभी इंटरकनेक्टेड है, ब्लड की बात हो रही है ऑब्वियसली, तो एच बी की वजह से होता है। और एच बी रेड क्यों होता है? हीम पिगमेंट की वजह से, और हीम पिगमेंट क्या है? दैट इज आयरन, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो रेड कलर की होती है हमारी एच बीज, सॉरी आरबीसीज कैसी होती हैं? रेड कलर की होती हैं, समझ में आ गया, ओके। और ये बनती किस में है? किस में बनती हैं? बोन मैरो के अंदर बनती हैं, है ना। और वो सब तो पता ही होगा तुमको, 120 डेज़ का इनका लाइफ स्पान होता है, ये सब। चलो यहाँ पे लिख दो, 120 डेज़ का क्या हो गया? लाइफ स्पान हो गया, ओके। इतना समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे नॉर्मल रेंजेस, क्योंकि हम क्लिनिकल पर्पज से पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमें रिपोर्ट्स देखनी है। अब यहाँ पे हम देखेंगे नॉर्मल रेंज, देख लेते हैं। अब देखो, अगर मेल की बात करें तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही ज़्यादा होगा ना, हर चीज़ मेल में ज़्यादा है, ठीक है। अब देखो, अब मेल में बात करें तो इतना, इसकी नॉर्मल वैल्यू होगी 4.5 मिलियन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है, मिलीमीटर, सॉरी क्यूब होगा, ठीक है, क्यूब होगा। फीमेल की बात करें तो फीमेल में कितना मिलेगा आपको ब्लड? दैट इज 3.5, ऑब्वियसली मेल से कम होगा, ठीक है, 3.5 होगा, है ना। और इससे 5.5 तक हो भी सकता है, और यहाँ पे अगर 4.5 से देखेंगे तो कितना? 5 तक हो सकता है, ठीक है, इतना हो सकता है, नॉर्मल है। इससे थोड़ा मतलब इतना रहे, इससे ज़्यादा रहे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। इन्फेंट की बात करेंगे तो ऑब्वियसली चिल्ड्रन के अंदर ज़्यादा होता है, तो इनके पास कितना रहेगा? 4, ठीक है, 4 हो गया, 5 हो गया, इतना 4 to 5 इतना मिलियन तक जा सकता है, ठीक है। अब इसको इरेज करके आगे बढ़ते हैं, आप ये नोट कर लो। अब देखो सिग्निफिकेंस अगर हम देखें तो अगर आरबीसीज अपने नंबर से ज़्यादा जा रही हैं, मतलब कि आरबीसीज इंक्रीज हो रही हैं, तो भी डिजीज़ हो गई, पीछे बताया था मैंने, ठीक है। तो आरबीसीज की वैल्यू, मतलब आरबीसीज के नंबर्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, आरबीसीज काउंट बोल लो, कुछ भी बोल लो, तो आपको बीमारी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें। देखो, हार्ट से रिलेटेड हो सकती है, मान लो आरबीसीज ज़्यादा हो गई तो हार्ट को काम भी बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। और जो आर्टरीज हैं, वीन्स हैं, उन पर प्रेशर भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो उससे क्या होंगे? हार्ट डिजीज़ हो जाएंगी, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। और पॉलीसिथेमिया भी हो जाएगा, एच बी इंक्रीज़ होना या फिर आरबीसीज इंक्रीज़ होना, बात एक ही है। तो क्या हो जाएगा? पॉलीसाइथेमिया, साइथेमिया जो भी बोलो आप, ठीक है, पॉलीसाइथेमिया हो गया, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, डायरिया भी हो जाएगा, है, पॉलीयूरिया हो जाएगा, ये लिख लो, डायरिया की स्पेलिंग, ठीक है, ऐसी होगी, डायरिया हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा? पॉलीयूरिया हो जाएगा, ओके, ठीक है। ये तो इंक्रीज होने की वजह से हुआ है। अगर आरबीसीज काउंट बिलो जा रहे हैं, मतलब कि इनके नंबर हो रहे हैं कम, डिक्रीज हो रहा है, तो भी डिजीज हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा एनीमिया, ल्यूकेमिया, ये सारी डिजीज हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो, अब हम देखेंगे हिमेटोक्रिट टेस्ट, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं HCT। ये कुछ नहीं होता, इसमें क्या रहता है, हम इसके थ्रू ही आरबीसीज का पता लगाते हैं। अगर मान लो 100 ml ऑफ ब्लड है, ठीक है, और उसमें 40% आपको क्या मिले हैं? HCT मिले हैं, इसका मतलब है कि 40% ही आरबीसीज हैं, बस ये है, ठीक है। अगर हम अब नॉर्मली हम देखेंगे तो नॉर्मल रेंज इसकी देखेंगे तो मेल में रहती है
40 to 50%, और फीमेल के अंदर ऑब्वियसली कम होगी, दैट इज़ 37 to 47%। ठीक है, अब देखो, अब हम इसको मतलब कैसे कंपेयर करते हैं हम ना, मतलब दो स्मॉल अमाउंट में हम क्या करेंगे, ब्लड ले लेंगे, फिर उसको हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं। मतलब कि एक वाला ब्लड था उसको हमने सेंट्रीफ्यूज कर लिया, मतलब कि सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब हो गया, मान लो आपने मिक्सी में उसको फिर से पीस लिया, ऑलरेडी लिक्विड है, तो उसके जो ब्लड सेल्स थी ना वो बहुत छोटी छोटी हो जाएंगी। उसके बाद हम दूसरा वाले से कंपेयर करेंगे, उसके बाद हम क्या निकालते हैं, HCT वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो ये था HCT टेस्ट। अब हम देखेंगे रेटिकुलोसाइट काउंट। रेटिकुलोसाइट काउंट, अब देखो रेटिकुलो हमने बोला है इमेच्योर आरबीसीज को, ठीक है, इमेच्योर आरबीसीज। ठीक है, अब इमेच्योर आरबीसीज से मतलब है कि बोन मैरो से अभी ही ये बनी है, और मतलब कि अभी अच्छे से, मतलब अभी न्यूली, जो भी बोन मैरो से न्यूली आरबीसीज बनी है, ठीक है, उनके नंबर्स हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो हम उसको हम बोलते हैं रेटिकुलोसाइट काउंट। ओके, या फिर इसको रेटिक काउंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेटिक काउंट। ओके, अब देखो नॉर्मल रेंज हम देखेंगे तो अप्रॉक्स 1% ऑफ नॉर्मल आरबीसीज काउंट। ठीक है, अब नॉर्मल आरबीसीज काउंट कितने हो गए, 50,000 में 1% बन रही है, तो दैट इज नॉर्मल अमाउंट। ठीक है, तो वो भी कितना, मतलब कितना वैल्यू हो सकता है, 0.5 से 1.5% तक आपके, मतलब हम ये इमेच्योर आरबीसीज अगर बन रहे हैं तो ठीक है, इससे ज़्यादा बनने हैं तो नॉर्मल कंडीशन नहीं है उस पर्सन की। ठीक है, ये देखेंगे, समझ में आ गया। अब ये देखना इसलिए भी ज़रूरी है कि मान लो बोन मैरो आरबीसीज प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, तो ये भी एक प्रॉब्लम वाली कंडीशन है। तो कर रहा है, नहीं कर रहा है, और कितनी कर रहा है, ये हम देखेंगे इस टेस्ट के थ्रू। समझ में आ गया। अब देखो, मान लो अब अगर आरबीसीज कम प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है, अगर लोवर्ड रेटिकुलोसाइट काउंट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है क्या इंडिकेशन जा रहा है, आपको एक बीमारी हो रही है। तो अभी हमने पीछे पढ़ा था कि कम होगा अगर ब्लड, तो उसकी वजह से क्या होता है, एनीमिया हो जाता है। ठीक है, और या फिर और भी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। समझ में आ गया। अब ये हो गया। ठीक है, अब आपने ये पढ़ लिया तो यहाँ पे लिख देते हैं। अगर यहाँ पे होंगे डिजीज़ हो जाएगी, ये इमेच्योर आरबीसीज अगर कम बनने हैं, डिक्रीज अमाउंट में बन रहे हैं, तो आपको क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, एनीमिया। ओके, तो इसीलिए मतलब ये टेस्ट इसीलिए हो रहा है, तभी तो ब्लड रिपोर्ट होती है ना, पता तो चले कि पर्सन, मतलब जो इंसान की रिपोर्ट हो रही है उसको बीमारी है क्या, हम इसी रिपोर्ट से पता लगा लेंगे सारा कुछ। अब आगे हम पढ़ेंगे सिकल सेल्स तो नहीं है किसी के अंदर, तो उसके लिए भी टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं HBS टेस्ट, मतलब HBS टेस्ट, मतलब सिकल सेल टेस्ट भी बोल सकते हैं। चलिए पहले इसको इरेज कर देते हैं। अब देखो, कभी आपने सिकल सेल एनीमिया तो सुना ही होगा ना, इसको वो हम बोलेंगे HBS टेस्ट। इसमें क्या है, देखो इसमें क्या होता है, अब ऐसे मान लो कि एक ग्रेप था, उसको हमने थोड़ा रख दिया धूप में, तो वो कैसा हो जाएगा, पहले तो वैसा बेचारा ऐसा था, फिर बाद में ऐसा ऐसा कुछ सिकुड़ मिकुड़ जाएगा। ठीक है, तो आपने किशमिश देखी होगी ना, ग्रेप देखा, किशमिश देखा, तो ये सी मान लो कि ग्रेप थी हमारी बढ़िया सी आरबीसी, ठीक है, मतलब कि नॉर्मल वाली आरबीसीज, और ये ग्रेप कैसी हो गई, जिसको सिकल सेल एनीमिया हो गया, उसकी आरबीसी ऐसी हो गई। तो हम इसी टेस्ट में यही देखेंगे। अब इसमें क्या रहेगा, देखो आरबीसीज को हम एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। ठीक है, ये कैसी हो जाती है, रिजिड हो जाती हैं। अगर रिजिड हो रही हैं तो समझ जाओ क्या है, इसको सिकल सेल, मतलब सिकल सेल एनीमिया हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और इसकी वजह से इनका जो ब्लड फ्लो है ना, वो कैसा हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। तो ब्लड फ्लो कैसा हो जाएगा, स्लो डाउन। ठीक है, ब्लड फ्लो, तो ये कैसे हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। ठीक है, अब नॉर्मल रेंज हम बात कर लेते हैं, नॉर्मल रेंज की बात करेंगे। देखो 6 मंथ से 15 ईयर्स की बच्चे की बात करेंगे, 6 से लेके 6 मंथ है ना, 6 मंथ से 15 ईयर्स की बात। ठीक है, बच्चा है, ठीक है, 6 महीने से लेके 15 साल के बच्चे में, इसको हम पता है नैनोग्राम में मेज़र कर रहे हैं। ठीक है, नैनोग्राम में देखेंगे 7 to 140 नैनोग्राम पर ml सॉरी, मतलब कि एक 1 ml ब्लड में इतने हैं,
बच्चे में इतने मिल रहे हैं, दैट इज़ नॉर्मल। इससे ज़्यादा हो गए तो प्रॉब्लमेटिक कंडीशन शो करेगा, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे 2 से लेके 5 महीने के बच्चे की, ठीक है, इसमें नॉर्मल रेंज हो सकती है 50 to 200 नैनोग्राम पर ml, ठीक है। 1 मंथ ओल्ड की बात करेंगे तो इसमें 200 से 600 है, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे न्यूनेट्स की, न्यूनेट्स का मतलब पता है, जस्ट पैदा ही हुआ है। न्यूनेट्स की बात करेंगे तो न्यूनेट्स में होते हैं 25 से अगर 2 से नैनोग्राम पर ml हैं तो इट्स नॉर्मल। और हम, क्योंकि ये नॉर्मल इसलिए है, हम इसको बाद में क्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो सिकल सेल बना ली है, आरबीसीज ने सिकल जैसे बन गए हैं, तो अब वो नॉर्मल आ जाएंगे अपनी शेप में, तो ट्रीटमेंट के थ्रू। तो हम, ये हमारी नॉर्मल रेंज है, ठीक है, इतने में हम उस चीज़ को क्योर कर सकते हैं, ओके। अब हम देखेंगे TIBC, मतलब कि टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। अब आ जाओ, इसे हटा देते हैं पहले। अब देखो, ये बोर्ड सही है, चलो देखो, आयरन एंड टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। अब देखो, आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी की बात हो रही है ना, तो आयरन मतलब आयरन किसी से तो बाइंड हो रहा है, तो बाइंड होगा किससे, ज़्यादातर प्रोटीन से बाइंड होगा। इसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं TIBC, ओके। अब हम ये भी देखते हैं, अब मान लो देखो, आयरन का काम क्या था, हमने सबसे स्टार्टिंग में इसको हीमोग्लोबिन में ही पढ़ लिया था, ठीक है, HB। और ये ब्लड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ऑब्वियसली आयरन के बहुत सारे फंक्शन हैं, ठीक है। तो आयरन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड के अंदर, तो इसीलिए अब हम उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी भी पढ़ रहे हैं। तो बाइंडिंग कैपेसिटी क्या है, ये बाइंड होके कहीं तो जा रही है। मतलब बाइंड होने का मतलब क्या है, मान लो यहाँ पे एक टैक्सी है, ये देखो बढ़िया सी टैक्सी बना दी मैंने, इसकी व्हील्स हैं, ठीक है, टू 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 ये चल रही है। और ये है हमारा, ये बढ़िया से बाल हैं इसके, ये है हमारा आयरन। और यहाँ पे ना ये टैक्सी है, ये टैक्सी क्या है, प्रोटीन है, ये टैक्सी एक प्रोटीन है, ठीक है। और इस प्रोटीन का नाम भी हमने रख दिया है एक, मान लो जैसे गाड़ी होती है ना, कार, अभी कोई नाम याद नहीं, मेरे को इनोवा याद आ रही है I-20 इनोवा, कुछ भी ले लो, फरारी, ये वो। तो यहाँ पे इस कार का नाम यहाँ पे अभी पता है क्या है, इसका नाम हमने रख दिया है ट्रांसफेरिन। पूरा नाम है ट्रांसफेरिन प्रोटीन। और ये हमारा आयरन भाई साहब है। अब ये क्या चाह रहे हैं, ये थक गए चलते चलते, मतलब इन्हें थोड़ा सा चल लिया पर थक गए। अब ये चाहते हैं कोई भाई मेरे को बिठा के ले जाए, इनको जाना है यहाँ तक, है ना, ये मान लो ये पेड़ है, यहाँ तक इनको जाना है। अब ये थक जाएंगे ना आगे चलते चलते, और नहीं चल पाएंगे, मैं भी नहीं चल पा रहे, इनके पैर काम नहीं कर रहे, तो ये क्या करेंगे, टैक्सी में बैठेंगे मज़े में, और टैं 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 पहुँच गए, है ना, जहाँ तक उनको जाना है, अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच गई है, ठीक है। तो ये प्रोटीन क्या काम कर रही है, आयरन को लेके जा रही है, कैरी कर रही है दूसरे ऑर्गन्स तक, या फिर जहाँ तक भी उसे जाना है। तो ये ट्रांसफेरिन का नाम भी हमने इसीलिए ट्रांसफेरिन रखा है, क्योंकि ट्रांसफ़र कर रही है किसको, आयरन को, ठीक है। तो ये किससे बाइंड हो रहा है, मतलब बैठने का मतलब है आयरन बाइंड हो रहा है प्रोटीन के साथ और जा रहा है अपने टारगेट सेल तक, ठीक है, समझ में आ गया। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या बोला था, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। तो हम वही कैपेसिटी इसकी चेक करेंगे यहाँ पे कि आयरन अच्छे से बाइंड हुआ और अच्छे से अपनी जगह पे पहुँच गया, ठीक है। इसी को हम बोल रहे हैं बाइंडिंग कैपेसिटी। समझ में आ गई, अब इतना तो समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो, नॉर्मल रेंज बात करेंगे इसमें हम, अब ये पता है ये एग्जाम्पल तुमको हमेशा याद रहेगा, इसीलिए ऐसे एग्जाम्पल बताती हूँ मैं। अब देखो, नॉर्मल रेंज की बात करेंगे तो देखो, सीरम आयरन देख रहे हैं हम, कितना होगा, मेल और फीमेल में देख लेते हैं, मेल एंड फीमेल में सेम ही अमाउंट में होगा, 50 से लेके 150 म्यूग्राम, ठीक है। मतलब ये देखो, हाँ सॉरी, हाँ ये देखो, ये ना, ये मेल का है, मेल में ज़्यादा रहता है ना, फीमेल में अलग देख लेते हैं हम, फीमेल में से थोड़ा कम रहेगा। तो फीमेल का यहाँ पे होगा 35 to 145 माइक्रोग्राम या म्यूग्राम, जो भी,
ठीक है, इतना। और TIBC की बात करेंगे, बाइंडिंग कैपेसिटी की बात करेंगे, ये तो नॉर्मल हमने सीरम के अंदर जो आयरन है वो देख लिया। बाइंडिंग कैपेसिटी की बात करेंगे तो ये कितना होगा, 250 to 400 माइक्रोग्राम पर DL। ठीक है, सैचुरेशन देखेंगे, दिख रहा है, ठीक है, सैचुरेशन देखेंगे मेल और फीमेल में कितनी हो सकती है, 14 to 50% हो सकती है। इतना समझ में आ गया? तो ये समझ में आ गया ना, इट वॉज ईजी। अब हम फिर से वही देखेंगे, सिग्निफिकेंस भी तो हमें देखनी है। तो देखो, मान लो मेरे बोर्ड ना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब देखो, मान लो जो हमारे टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी थी TIBC वो बढ़ रही है, ठीक है, इंक्रीज हो रही है बाइंडिंग कैपेसिटी। इसका मतलब क्या है, आयरन में बॉडी में आयरन की कमी हो रही है, इसीलिए बार बार जल्दी जल्दी लार्ज अमाउंट में मतलब बाइंड हो रही है और जा रही है। इसका मतलब आयरन कम है, इसीलिए लोग सोच रहे हैं जल्दी जल्दी। मतलब ऐसा होता है ना कि कोई फेस्टिवल आने होता है, अभी देखो होली है, तो मम्मी लोग क्या सोचेंगी, जल्दी जल्दी ये भी खरीद के रख लो, वो भी खरीद के रख लो, क्योंकि महंगा हो जाएगा और कम मिलेगा मार्केट में। कम मिलेगा तभी तो महंगा होता है। तो ऐसे ही है कि अब आयरन हो रहा है कम, तो सोच रहे हैं कि हम जल्दी जल्दी ले लेते हैं, ठीक है, बाइंड कर लेते हैं, ठीक है, और पहुंचा देते हैं। इसका मतलब क्या है, आयरन कम हो रहा है, ठीक है। तो आयरन कम हो रहा है तो बीमारी होंगी। मान लो और कौन सी डिजीज़ हो सकती है, इससे हो सकता है प्रेगनेंसी में लेट हो सकता है, ठीक है, लेट प्रेगनेंसी हो सकती है इसकी वजह से, ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी हो रही है तो ऑब्वियसली एनीमिया होगा, ठीक है, एनीमिया हो रहा है, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और भी होती हैं, पर्नीशियस अनीमिया होता है, मतलब कि पर्नीशियस अनीमिया होगा आपका, अभी मैंने पीछे बताया था, पर्नीशियस अनीमिया जब होगा जबकि कम हो जाएगी बाइंडिंग कैपेसिटी कम होने की वजह से। बाइंडिंग कैपेसिटी कम होने की वजह से आपको क्या हो जाएगा, पर्नीशियस अनीमिया, यानी बिल्कुल सही बोल रही हूँ, पर्नीशियस अनीमिया हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी, मैं सोच रही थी अभी दिमाग में, ठीक है, समझ में आ गया। ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। और अगर मान लो कि और ना सिकल सेल एनीमिया भी हो जाएगा इसकी वजह से, ठीक है, और आपको लिवर साइरोसिस भी हो सकते हैं, और माल न्यूट्रिशन भी हो सकता है, और ये बीमारियाँ वो सारी हो सकती हैं, ठीक है। तो HB हमको अपनी बॉडी में बढ़िया अमाउंट में रखना है, ठीक है, समझ में आ गया। तो देख लो ब्लड में कितनी चीज़ें कम ज़्यादा होने की वजह से डिजीज़ हो रही हैं, समझ में आया, इसलिए खून की वैल्यू है। ओके, अब आ जाए, अब हम देखेंगे एक टेस्ट देखेंगे इसे हटाने के बाद। अब हम पढ़ेंगे फेरेटिन टेस्ट। फेरेटिन टेस्ट, देखो फेरेटिन एक प्रोटीन है, ठीक है, जो कि मतलब उसके पास क्या रहता है, आयरन की अमाउंट बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है, और ये एक प्रोटीन है, समझ में आ गया। और ये आपको मिलेगी रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स के पास। कहाँ मिलेगी, रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स। अब इन सेल्स का काम पता है क्या करता है, ये करती हैं फेगोसाइटोसिस करती हैं। क्या करती हैं, फेगोसाइटोसिस। अब देखो फेगोसाइटोसिस का काम क्या होता है, मारना, किसको, फॉरेन पार्टिकल्स को, ठीक है, मतलब बॉडी में आए, ब्लड में गए, इन्होंने जल्दी से देखा, वाओ ये तो फॉरेनर है, जस्ट किल, मतलब कि इन फॉरेन पार्टिकल्स, एंटीजन बोलेंगे ना हम इनको, तो इनका काम होता है एंटीजन। और ये कैसे काम कर रही हैं, एंटीबॉडी के जैसे काम कर रही हैं, ठीक है, ये इनको मार दिया, ठीक है, फेगोसाइटोसिस बोलते हैं उसको, ठीक है, समझ में आ गया इतना। तो यही है। अब देखो, अब इसकी हम, अब देखो अभी कैसे काम कर रहा, हमें एंटीबॉडी कैसे काम कर रही है ना, एंटीबॉडी के जैसे काम कर रही है, मतलब ये मान लो हमारी ब्लड की आर्मी जैसे काम कर रही है, तो हमको चाहिए ना, आर्मी चाहिए ना, आर्मी कम हो गई, फॉरेन पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे, फॉरेन पार्टिकल्स बढ़ गए तो बीमारियाँ होंगी बॉडी के अंदर, तो ये हमको चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए फेरेटिन टेस्ट होता है, ये सारी चीज़ें पता करने के लिए, ठीक है, फेरेटिन प्रोटीन कम है, ज़्यादा है, ये है, वो है, ये सारी हम पता करेंगे। अब देखो नॉर्मल रेंज देखेंगे हम इसकी, नॉर्मल रेंज की बात करेंगे तो मेल की बात करेंगे, दिख रहा है, हाँ ठीक है दिख रहा है, मेल की बात करेंगे तो ये कितनी मिलेंगी आपको, 20 to 300 नैनोग्राम्स
पर ml ऑफ ब्लड। फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल में रहेंगी ये 20 to 120 नैनोग्राम पर ml ऑफ ब्लड। समझ आया? अब देखो, अगर मान लो कि जो ये फेरेटिन प्रोटीन है वो इंक्रीज हो गई, ये क्या कर रही है, भड़क गई, इंक्रीज हो गई। अभी मैंने बताया बहुत बार, बहुत सारी, मतलब ज़्यादा तो बीमारियाँ, कम तो बीमारियाँ, तो इसकी वजह से आपको पता है क्या हो जाएगा, हेपेटिक डिजीजेज होती हैं। सुना है कहीं पे? हेपेटिक डिजीजेज हो जाती हैं। हेपेटिक मतलब हो गया लिवर, क्योंकि ये लिवर सेल है, तो लिवर में जैसे लिवर साइरोसिस हो गया, ठीक है, लिवर कैंसर हो गया, ये सारी चीज़ें इसकी वजह से हो सकती हैं। इसीलिए हम फेरेटिन टेस्ट करते हैं। और आपको क्या हो जाएगा, मतलब आयरन ज़्यादा अमाउंट में हो गया, ठीक है, ल्यूकेमिया हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो सकता है आपके लिवर में, और भी इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। एक और डिजीज़ हो जाती है जिसका नाम है, याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, हॉकिंस डिजीज़। हॉकिंस कुकर सुना है? ठीक है, अब याद रहेगा, ठीक है, हॉकिंस डिजीज़, ठीक है। तो ये हो जाती है, समझ में आ गया। और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। अब मान लो थोड़ा बहुत एलिवेशन हुआ है, थोड़ा बहुत ज़्यादा हुआ है, तो आपको कुछ और चीज़ें हो जाएंगी, जैसे कुछ रीनल डिजीज़ेज हो गई, ठीक है। रीनल किससे? रीनल किडनी से रिलेटेड, तो किडनी वाली डिजीज़ हो जाएंगी कुछ हल्की फुल्की, ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी हो गई है, ये सारी चीज़ें ये हो जाएंगी। इसीलिए हम करते हैं ये वाला टेस्ट, ठीक है, फेरेटिन टेस्ट। ओके, अब चलिए आगे मूव करते हैं। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, अभी तक आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब तो कर ही दें अगर आपको ये सारा कुछ अच्छा लग रहा है। ओके, अब देखो फाइनली हम WBCs पे आ चुके हैं। तो अब हम देखेंगे टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ठीक है, ल्यूकोसाइट बोलते हैं हम WBCs को, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो WBC, ओके, है ना। अब देखो ल्यूकोसाइट काउंट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, TLC। तो जब ब्लड रिपोर्ट आती है ना तो उसमें TLC लिखा हुआ रहता है। TLC हम L किससे आ रहा है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ल्यूकोसाइट काउंट। ओके, समझ में आ गया। आप देखो ये तो हमने पढ़ लिया। WBC इसका काम क्या होता है, वर्किंग एज एंटीबॉडीज़, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये साइज़ में कैसी होती हैं, साइज़ में बड़ी होती हैं ब्लड सेल से, सॉरी RBC से बड़ी होती हैं साइज़ में, बट नंबर्स में कम होती हैं RBC से, ठीक है। तो इनकी नॉर्मल रेंज हम देख लेंगे। तो अगर मेल की बात करेंगे तो मेल में कितनी मिलेंगी, 6000 to 8000 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब, ठीक है, इतनी मिलेंगी। फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल में कमी, देखो 8000 से क्या होती है, ये पहली चीज़ है जो ज़्यादा मिल रही है, ठीक है। 8000 से हो सकती हैं 10,000 तक, ठीक है, मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब, ठीक है, समझ में आ गया। चिल्ड्रन की बात करेंगे तो चिल्ड्रन में और ज़्यादा है, क्योंकि चिल्ड्रन में ज़्यादा बॉडी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो एंटीबॉडीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और मेल में इसलिए कम है, इनके पास फंक्शन कम होते हैं, फीमेल में फंक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए ज़्यादा अमाउंट में है। चिल्ड्रन में और ज़्यादा चाहिए, क्योंकि अभी बच्चे हैं, तो वही, तो उनको डिजीज़ होना बहुत ईजी होता है। तो ये 10,000 से कितनी हो सकती हैं, 20,000 तक मिल सकती हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो रेंज देख ली हमने, ठीक है, वैल्यूज़ देख ली। अब देखो अगर मान लो कि आपकी TLC बहुत ज़्यादा हो गई हैं, ठीक है, हाँ सॉरी, नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा हो रही हैं, तो आपको एक डिजीज़ हो जाती है जिसका नाम है अपेंडिसाइटिस ल्यूकेमिया, ठीक है। निमोनिया, डिप्थीरिया, स्मॉल पॉक्स, टॉन्सिल्स, ठीक है, सॉरी टॉन्सिलाइटिस, ठीक है, आइटिस मतलब इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस, ब्रेन दिमाग में होता है मेनिंजाइटिस, ठीक है, रिमेटिक फीवर, ठीक है, ये हो गया, अस्थमा, ठीक है, डायबिटिक, कोमा, यूरेमिया, ठीक है, ये सारी डिजीज़ कब होंगी, WBCs काउंट जब इंक्रीज हो जाएगा, समझ में आ गया। अगर मान लो नॉर्मल रेंज से कम हो रहा है, तो लिख देती हूँ यहाँ पे, नॉर्मल रेंज से कम हो रहा है तो बहुत सारी चीज़ हो सकती है, जैसे आपको क्या हो जाएगा, टाइफॉइड फीवर हो जाएगा,
फीवर, ठीक है, टाइफाइड फीवर हो रहा है आपको, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस हो गया, ठीक है, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, इन्फ्लुएंजी बोलते हैं, ठीक है। और भी हो जाता है, एप्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, ठीक है, एनिग्जिटी हो गई, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको कब हो जाएंगी, जबकि टीएलसी काउंट आपके कम होंगे, ओके। और अगर मान लो कि डब्ल्यूबीसी काउंट आपके 20,000 से 10,000 पहुंच गए, तो आपको क्या हो जाएगा, ब्लड कैंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी 10,000 से 20,000 तक पहुंच गए हैं तो आपको हो जाएगा ब्लड कैंसर, ओके, समझ में आ गया, जिसको हम बोलते हैं ल्यूकेमिया, ओके। अब हम आगे पढ़ेंगे, अब हम पढ़ने वाले हैं ल्यूकोसाइट काउंट, ये सारी चीज़ें देखेंगे, पहले इसको हटा देते हैं। तो देखो डब्ल्यूबीसीज होती हैं 5 टाइप की, कौन कौन सी हैं, सबसे पहला है न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, सेकेंड वन इज यूसिनोफिल्स, यूसिनोफिल्स, ओके, थर्ड वन इज बेसोफिल्स, फोर्थ वन इज मोनोसाइट्स, एंड फिफ्थ वन इज लिम्फोसाइट्स, ओके। अब देखो न्यूट्रोफिल्स होते हैं 60 to 70% एंड यूसिनोफिल्स होते हैं हमारे 1 to 4% कम होते हैं। बेसोफिल्स सबसे ही कम होते हैं, 0 to 2% हो सकते हैं, ठीक है। और मोनोसाइट्स होते हैं 5 to 10% एंड लिम्फोसाइट होते हैं 22। इसकी मेरे पास एक ट्रिक थी याद करने की, वो आपको बताती, अब पर अभी याद नहीं आ रही है, याद आ जाएगी तो मैं एक वीडियो बना दूंगी इस पर, ठीक है। तो इतने होते हैं, ये समझ में आ गया। अब देखो अगर न्यूट्रोफिल्स अपने अमाउंट से मतलब 60 to 70% से हो रहे हैं, तुम्हारे 90% तक चले गए हैं, तो इसका मतलब है तुमको क्या हो गया, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो गए हैं, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गए हैं, ये मान लो, ठीक है। तो उसमें से क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि निमोनिया हो गया, वूपिंग कफ, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, या फिर आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, है ना। अगर यूसिनोफिल्स इंक्रीज हो जाते हैं तो आपको हो जाएंगे, मान लो मतलब ये है, ये सारा मतलब एलर्जी, इन्फेक्शन, एंटीबॉडीज़, ये सारे जैसे काम कर रहे हैं ना, तो मान लो कि यूसिनोफिल आपकी रिपोर्ट में ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपको कुछ एलर्जिक इन्फेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। तो मान लो एस्मा की वजह से इंक्रीज हो रही है आपकी ब्लड रिपोर्ट में ये, ठीक है। इंटेस्टाइनल पैरासाइट हो सकते हैं, ठीक है, कोई एलर्जिक कंडीशन हो सकती है, ठीक है, स्किन की कोई डिजीज़ हो सकती है, स्किन इन्फेक्शन, ये सारी चीज़ें हो सकती है, इसकी वजह से यूसिनोफिल्स बढ़ जाएंगे। देखो अगर बेसोफिल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो ये ऐसी कंडीशन आती है, एक ल्यूकेमिया का एक है ना, ठीक है, जिसमें ग्रेनुलोसाइटिक ल्यूकेमिया हो जाता है, तब आपके बेसोफिल्स बढ़ जाते हैं, ठीक है, बेसोफिल्स के नंबर्स बढ़ जाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। और अगर हाई लिम्फोसाइट काउंट आ रहे हैं तो इसका मतलब आपको वूपिंग कफ्स हो सकता है, ठीक है, मम्स, इन्फ्लुएंजा, ट्यूबरक्लोसिस एंड डायबिटीज़, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, तब जाके लिम्फोसाइट्स इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। मोनोसाइट्स की बात करें तो मोनोसाइट्स में बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है, टीबी की वजह से भी इंक्रीज हो सकते हैं मोनोसाइट्स काउंट आपके, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और डायबिटीज़ में भी मोनोसाइट्स काउंट बढ़ जाता है, समझ में आया। अब हम पढ़ेंगे ESR, जिसको हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। अब हम देखेंगे ESR मतलब कि इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, एंटीकोगुलेंट हम देखेंगे, इसमें क्या होता है, एंटीकोगुलेंट की अमाउंट ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है। एंटीकोगुलेंट क्या हो जाएगा, एंटीकोगुलेंट मतलब जो कि एंटी का मतलब है एंटी मतलब अगेंस्ट काम कर रहा है, कोगुलेंट का मतलब है कि एक ऐसा पार्टिकल है जो कि रक्त को जमने से रोक रहा है, कोगुलेशन को रोक रहा है, इसको हम बोलेंगे एंटी कोगुलेंट, ठीक है। तो वही हम देखेंगे रेट, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं ESR। 2 मेथड है इसमें, ठीक है, जिसकी हम नॉर्मल रेंज देखेंगे। बेस्टर्न ग्रीन मेथड की बात करेंगे, बेस्टर्न
ग्रीन मेथड। राइटिंग समझ नहीं आती होगी, चलो ठीक है सुन लो। वेस्टर्न ग्रीन मेथड है, मेल में अगर हम देखेंगे इसकी रेट कितनी है 3 to 5 मिलीमीटर, ठीक है, 1 घंटे में। फीमेल की बात करेंगे 4 to 7 मिलीमीटर 1 आवर के लिए। दूसरा एक और मेथड आया था जिसको हम बोलते हैं विंट्रोब मेथड। क्या बोलेंगे, ये फर्स्ट था, सेकेंड वन इज विंट्रोब्स मेथड। इसमें हम मेल की बात करेंगे तो इसमें रहेगा 0.9 मिलीमीटर फॉर द फर्स्ट आवर, ठीक है। फीमेल की बात करेंगे तो 2 से 20 मिलीमीटर एट द एंड ऑफ द फर्स्ट आवर, ठीक है, समझ में आ गया। अब अगर मान लो ESR बहुत ज़्यादा है, मतलब कि ये ब्लड को जमने नहीं देगा, ब्लड का कोगुलेशन होगा नहीं, है ना, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसकी वजह से आपको रिमेटिक फीवर हो सकता है, ठीक है, और आपको रिमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकता है, ठीक है, और आपको ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, सिफिलिस हो सकती है ना, कैंसर हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर हो सकता है, समझ में आ गया। और अगर कम है तो आपको कुछ एलर्जिक चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, एलर्जिक इन्फेक्शंस, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब हम आगे देखेंगे प्लेटलेट्स काउंट, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब देखो प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में रोल प्ले करता है, ठीक है, और ये एक मतलब हीमोस्टेटिक प्लग बनाने में काम करता है, ठीक है, जो कि कब आता है, देखो ये प्लग क्या है, एक टाइप का प्लग मतलब आप ऐसे समझ लो, हमने कोई स्विच है उसमें हमने प्लग लगा दिया, तो प्लग में क्या हो गया, 2 होल्स थे स्विचेस के अंदर, तो वो जो हमने प्लग यूज़ किया है ना, उसमें जो होल्स थे ना वो कवर कर लिए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी अब डायरेक्टली प्लग के थ्रू जब जहाँ हम भेजना चाह रहे हैं वहाँ जा रही है, ऐसे मत सोचो, बस इतना इतना पार्ट पे ध्यान दो, यहाँ पे वो चीज़ कवर हो गई, ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी उसके बाहर नहीं जा रही है, ठीक है। तो ऐसे ही है प्लग, मतलब क्या हो गया, आपको चोट लगी, ठीक है, आपको चोट लगी तो ब्लड बह रहा था, फिर ना कोगुलेशन होना स्टार्ट हुआ, तो वहाँ पे एक पीला पीला, कभी आपने गौर किया होगा, ये मान लो हाथ है मेरा, यहाँ पे पीला पीला देखा होगा आपने, वो प्लेटलेट्स होती हैं, पहले ना प्लग बनना स्टार्ट करता है, तो ये प्लग बनाता है, फिर धीरे 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 कोगुलेशन होगी तो रेड रेड बन जाता है वो मोटा मोटा, और बहुत दिनों, कुछ 2-3 दिनों के बाद, मतलब 1-2 दिन में ही वो थोड़ा काला काला होने लग जाता है, ठीक है, और एक दिन बिल्कुल काला होके और वो सूख के हट जाता है और वहाँ पे लेयर आ जाती है आपकी, ठीक है। तो ये वही वाला प्लग बनाने में काम करता है, समझ में आ गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, हीमोस्टेटिक प्लग बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये ना 8 से 12 दिन तक मतलब रहते हैं, लाइफ स्पान मान लो, ठीक है, 8 से 12 दिन तक, ठीक है। अब देखो नॉर्मल रेंज की बात करेंगे तो इसकी नॉर्मल रेंज होती है 150 to 400 इन 10⁻⁹ पर लीटर, इतना, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो प्लेटलेट्स अगर कम हो गए हैं तो इंक्रीज हो जाएगा डिस्ट्रक्शन, ठीक है, और फॉर्मेशन कम हो जाएगा, ठीक है, और कभी कभी क्या हो जाएगा, कुछ वाइटल इन्फेक्शन हो जाएंगे अगर प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, देखा ना, प्लेटलेट्स काउंट कम हो गए तो बहुत बीमारियां हो गई, बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं लोगों में, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक करेंगी, ठीक है। अब डिक्रीज, और मतलब कभी कभी क्या हो जाएगा, कुछ क्या बोलते हैं स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग भी हो सकती है, ठीक है। और ये ऐसा कभी कभी मतलब क्या हो सकता है, अगर प्लेटलेट्स काउंट हो रहे हैं ना, तो कभी कभार क्यों हो सकता है, अगर कोई बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है ना, एल्कोहलिक है, तो उसमें प्लेटलेट्स काउंट होने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है, समझ में आ गया, ये इसकी वजह से हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है, समझ में आ गया। और अगर मान लो प्लेटलेट्स बढ़ रही हैं तो इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो जाएंगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, अब हम ब्लड कोगुलेशन पढ़ेंगे, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग टाइम, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, कितने टाइम में क्लॉट हो जाना चाहिए, समझ गए। अब देखो कोगुलेशन, कोगुलेशन में हम देखेंगे कि ब्लड कोगुलेट होने में कितना टाइम लगाता है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे ब्लड क्लॉटिंग टाइम,
ठीक है, कितने टाइम में क्लॉट बना लेता है। ठीक है, नॉर्मल रेंज हम देखेंगे, नॉर्मल रेंज की बात करेंगे तो अगर हम कैपिलरी ब्लड मेथड की बात कर रहे हैं, मतलब कैपिलरी के थ्रू कितना टाइम लेता है, मतलब कैपिलरी डैमेज हुई और ब्लड निकला तो कितने टाइम में कोगुलेट हो जाएगा, तो हम उसको बोल रहे हैं कैपिलरी ब्लड मेथड। ठीक है, तो इसमें दो मेथड है, स्लाइड मेथड है और कैपिलरी ट्यूब मेथड है। तो स्लाइड मेथड की बात करेंगे तो स्लाइड मेथड में कितना टाइम लेगा, ये स्लाइड मेथड, तो इसमें टाइम लेगा आपका 2 से 6 मिनट। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे कैपिलरी ट्यूब मेथड की बात करेंगे तो इसमें आपका लेगा 2 से 6 मिनट। ठीक है, इसमें भी। अब हम बात करेंगे वीनस के थ्रू निकल रहा है ब्लड, हमने कैपिलरी की बात करी थी, अब देखो वीन के थ्रू निकल रहा है, इसमें भी दो मेथड है। पहला है हमारा हॉवेल मेथड। ठीक है, हॉवेल मेथड। ठीक है, इसमें लगेगा 0 to 30 मिनट्स लग सकते हैं क्लॉटिंग होने में। और दूसरा है हमारा ली एंड वाइट मेथड। ली आ गया है तो ये पक्का किसी कोरियन और चाइनीज़ ने बनाया होगा। 5 to 15 मिनट्स। ठीक है, समझ में आ गया, ये हो गया। अब मान लो, अब हम देख रहे हैं कि ब्लड क्लॉटिंग टाइम ज़्यादा है, मतलब कि कितना सुंदर लिखा है ना, कितना अच्छा लिखा है अचानक से चलो तुमको समझ आना चाहिए, बस बहुत अच्छा लिख गया है। तो मान लो कि ब्लड क्लॉटिंग टाइम ना इंक्रीज़ हो गया है। इंक्रीज़ होने का मतलब है कि अब चोट लग गई है और खून फैले जा रहा है, निकले जा रहा है, बट ब्लड क्लॉट नहीं बना रहा है। इसका मतलब ब्लड लॉस ज़्यादा होगा। ब्लड लॉस ज़्यादा होगा तो बॉडी के अंदर ब्लड कम हो जाएगा। तो ब्लड की डेफिशिएंसी ज़्यादा हो रही है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो रही है, तो एक ना बहुत ही फेमस कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं हीमोफीलिया। याद आया कुछ, राजा महाराजाओं की बीमारी है ये। ठीक है, तो हीमोफीलिया। ठीक है, महारानी विक्टोरिया के ख़ानदान में थी भाई, ये बहुत फेमस है। तो एक बीमारी है जो कि ई आएगा यहाँ पे, हीमोफीलिया। ठीक है, हीमोफीलिया एक बीमारी हो गई जो कि ब्लड क्लॉटिंग होती नहीं है। ठीक है, बहुत मुश्किल से होती है, ब्लड निकल जाए तो मतलब बैंड बज गई उस आदमी की। तो ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है हीमोफीलिया के अंदर। ठीक है, और कभी कभार विटामिन के डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग जल्दी नहीं होती है। डायबिटिक पेशेंट में ऐसा हो जाता है। ठीक है ना, जॉन्डिस में ऐसा हो जाता है। ठीक है, और समटाइम्स हेपेरिन थेरेपी होती है तो तब ऐसा हो जाता है। ल्यूकेमिया हो गया, निमोनिया हो गया, ये सारी चीज़ों में क्या हो जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग टाइम बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर मान लो कि ब्लड बहुत जल्दी जल्दी क्लॉट हो रहा है तो भी प्रॉब्लम है। तो कुछ बीमारियां होती हैं जैसे कि थ्रोम्बोसिस हो गया, ठीक है, इमोबिलिज्म हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ों में हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे ब्लड शुगर, जो कि आपको बताएगा आप डायबिटिक हैं या नहीं हैं। ठीक है, तो ब्लड शुगर देखना तो और इम्पोर्टेंट है। नॉर्मल शुगर लेवल हम ब्लड के अंदर देखेंगे तो वो कितना होता है, 80 to 120 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, 100 ml ऑफ ब्लड में अगर 80 से 120 मिलीग्राम अगर आपको शुगर मिल रही है, दैट इज़ नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल क्वांटिटी हो जाएगी वो। सिग्निफिकेंस देखेंगे हम तो देखो, अगर ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ हो गया है तो ये क्या दिखाएगा आपको, देखो एक तो क्या हो जाएगा, आपको हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया। अगर कम हो जाएगा तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, मतलब ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो गया है, शुगर ग्लूकोज ये तो ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो गया है तो उसको हम बोलेंगे हाइपरग्लाइसीमिया हो गया। ठीक है, तो हाइपरग्लाइसीमिया क्या है, डायबिटीज़ का एक पार्ट है, तो आपको क्या हो जाएगा, डायबिटीज़ हो रही है। ठीक है, और इसमें डायबिटीज़ में आपका ब्लड शुगर लेवल कितने से कितना बढ़ सकता है, इसमें आपका हो सकता है 500 मिलीग्राम से, मतलब 500 मिलीग्राम तक बढ़ सकता है। तो कितना ज़्यादा है ना, 120 से इतना हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। और अगर मान लो कि इससे भी बहुत ज़्यादा हो गया ना तो वो इंसान कोमा में चला जाएगा। ठीक है, बहुत बेकार कंडीशन हो गई ना। और अगर डिक्रीज़ हो गया ब्लड लेवल तो मैंने तो एक तो पहले बता दिया आपको, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। हाइपोग्लाइसीमिया क्या हो जाएगा, इंसुलिन
फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इंसुलिन ओवरडोजेज ये सारे लेने पड़ेंगे, और उसकी आपको क्या क्या हो सकता है, पेनक्रिएटिक ट्यूमर हो सकता है, एडिनल कॉर्टिकल इंसफिशियंसी, ये सभी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। और आपको एक और चीज़ हो जाती है जिसको हम बोलते हैं हाइपोपिट्यूटरीज, ठीक है, बोलना नहीं आ रहा, मतलब जो होता है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया। ये तो हमारी किसकी वजह से होता है, ब्लड शुगर लेवल हमने चेक कर लिया है। देखो अब हम देखेंगे ब्लड यूरिक टेस्ट, मतलब हम यूरिक एसिड देखेंगे ब्लड के अंदर कितना मिलना चाहिए। तो यूरिक एसिड से आपको एक डिजीज़ याद आनी चाहिए, चलो ठीक है, अब बाद में बता दूंगी मैं। नॉर्मल वैल्यू ऑफ ब्लड यूरिक एसिड होती है 2 से 6 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। 2 to 6 मिलीग्राम इज़ नॉर्मल, ठीक है। इससे ज़्यादा हो गई तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है। अब मान लो इससे ज़्यादा हो गई तो आपको बीमारी हो जाएंगी, यूरिक एसिड इंक्रीज हो गया। तो यूरिक एसिड इंक्रीज पता है कब होता है, आपने गाउट कंडीशन सुनी होगी, गाउट, गठिया, गठिया आई थिंक यही बोलते हैं ना, हाँ हिंदी में शायद से ये बोलते हैं, मतलब मैं घुटनों घुटनों में दर्द। तो ये कब होता है, यूरिक एसिड ज़्यादा हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो पेशेंट को हो जाएगा गाउट, ठीक है, समझ में आ गए। और अगर और ज़्यादा हो रहा है ना तो आपको रीनल फेलियर भी हो सकता है। अब भाई देखो यूरिक एसिड की बात हो रही है, यूरिक एसिड मतलब यूरिया, कहाँ जा रहा है, किडनी में, किडनी द्वारा ब्लड फिल्टर हो रहा है, यूरिया निकल रहा है, यूरिया इतना डेंजरस है तो बॉडी से बाहर निकाला जा रहा है। बाहर क्यों निकाला जा रहा है, डेंजरस है ना बॉडी के लिए, तो इसीलिए हम बाहर निकाल रहे हैं। अब मान लो यूरिक एसिड बढ़ गया है तो भाई किडनी कितना काम करेगी, तो क्या हो जाएगा, रीनल फेलियर कर देगा। रीनल मतलब किडनी होती है, किडनी को ही हम रीनल बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, किडनी फेल हो जाएगी और इंसान मर जाएगा, ठीक है। हमेशा जरूरी नहीं होता कि हार्ट फेलियर से इंसान मरता है, किडनी फेलियर से भी इंसान मर जाता है। समझ में आ गया, समझ आ गया ना, चलो ठीक है। एक और हमारे पास यहाँ पे एक टेस्ट है, इसका नाम है कूम्स टेस्ट, ठीक है। कूम्स टेस्ट हम करते हैं एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए। इसको हटाते हैं फिर उसे हम पढ़ते हैं। देखो कूम्ब टेस्ट में हम क्या करते हैं, हम इसमें एंटीबॉडी और एंटीजन का पता लगाते हैं। देखो हम इसमें डिटेक्ट करते हैं कि सेल सरफेस से एंटीबॉडी अटैच्ड है या नहीं है, ठीक है। हम ये सारी चीज़ें डिटेक्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक ना एंटी ह्यूमन इम्यूनोग्लोबिन लेते हैं, ठीक है, अरे समझ जाओ यार। और हमने इसके साथ में एक ले लिया एंटी कॉम्प्लीमेंट एंटीबॉडी ले ली, ठीक है। क्या ले ली, एंटी कॉम्प्लीमेंट एंटीबॉडी ले ली, ठीक है। और हमने क्या किया, इसके ऊपर हमने एक क्या डाल दिया, प्लस लिख लो यहाँ पे, प्लस एक रिएजेंट यूज़ किया। उसके बाद हमने वॉश कर दिया, ठीक है इसको। तो उसमें हमें अब हमें क्या मिल रहा है उसमें, ठीक है। इन दोनों में से हमें जो भी मिल रहा है ना, हमने वही डिटेक्ट कर लिया, ठीक है। यही हमारा हो जाएगा कूम्ब टेस्ट, ठीक है। मतलब एंटी कोगुलेशन आ रही है नहीं आ रही है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, तो उसी को हम कूम्ब टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। ऐसे करके डिटेक्ट करते हैं। तो गाइज हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे लिवर के फंक्शन टेस्ट क्या क्या होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हमने सारे ब्लड के टेस्ट पढ़ लिए, अब आपको बहुत आसानी होगी आई थिंक ब्लड रिपोर्ट देखने में। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो अगर आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे लिवर फंक्शन टेस्ट, ओके।